नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार में गौरव ज्ञान धारा में। देखिए साथियों, अपन पढ़ रहे थे पशु परिसर का पाठ भी। कल अपन ने पढ़ी थी जीवाणु जनित कुछ जो बीमारी थी, जो रोग थे वो पढ़े थे, जिसमें अपन ने तो लंगड़ी जो है वो पढ़ा था और एक एंथ्रेक्स पढ़ा था। आज कुछ और हैं जो जीवाणु जनित ही है। आज जीवाणु जनित जो बीमारियां हैं वो अपन कंप्लीट कर लेंगे। कल अपन स्टार्ट करेंगे विषाणु जनित रोग। ठीक है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है इसलिए इसको आराम से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा। बीमारी से अगर प्रश्न आएगा तो इसी में से आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। चले वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पशुओं के रोग और उपचार। पहला है साथियों थनैला रोग। कौन सा है? थनैला रोग। नाम से पता चल रहा है, थनैला मतलब थन, तो ये रोग थन से संबंधित है। किससे संबंधित है? जो पशुओं के दूध निकालने के लिए जो थन होते हैं, जो अयन होते हैं, उससे संबंधित ये रोग है। उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है थनैला रोग। तो ये देखिए किसमें होता है? ये मादा पशुओं में होता है। किसमें होता है? मादा पशुओं में। जो दुधारू जो पशुएं होती है, दुधारू जो पशु होते हैं उसमें ये होता है, क्योंकि ये थनैला रोग है, थन से संबंधित है। जो दुधारू जो पशु होते हैं, जो मादा होती है, उसमें होता है। इसके देखिए अन्य नाम है कुछ। स्तन शोथ भी बोलते हैं इसे, गार्गेट बोलते हैं, अयन का शीत बोलते हैं और मैस्टाइटिस बोलते हैं। मैस्टाइटिस इस थनैला को ही इंग्लिश में नाम दिया गया। ठीक है, इंपोर्टेंट है ये रोग कारक, आपको सारे याद करने पड़ेंगे क्योंकि रोग कारक जो है वो इंपोर्टेंट रहेंगे। वैसे जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो ट्राई करेंगे कुछ इजी तरीके से इसके रोग कारक जो है वो अपन को बताने की इसको कोशिश करेंगे। देखिए स्ट्रेप्टोकोकाई जीवाणु के द्वारा फैलता है। किससे फैलता है? स्ट्रेप्टोकोकल। ये जीवाणु जो है इसको एक बार यहां से काटकर मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकाई जीवाणु के द्वारा जो है ये बीमारी फैलती है। ये रोग कारक है, मतलब बीमारी को फैलाने वाले जो होते हैं उसे बोलते हैं कारक। इसमें अलग अलग है। देखिए स्ट्रेप्टोकोकाई आ जाए तो यही करना है। एक है स्टेफिलोकोकाई। क्या है? स्टेफिलोकोकाई एग्लेगिए। क्या नाम है? एगेलेगिए। अब ये जो नाम है एगेलेगिए, जो नाम है ये है भारत में। तो भारत में जो थनैला फैलता है, इनसे भी फैलता है, इस जीवाणु से भी फैलता है, लेकिन इससे ज्यादा फैलता है। लगभग 90% जो है वो भारत में इस जीवाणु के द्वारा फैलने वाला ही थनैला पाया जाता है। तो देखिए एस्ट्रिफ लोकाई, इसके पीछे भी कोकाई है, इसके पीछे भी कोकाई है। इसका मतलब आपको ये बात तो समझ में आ गई कि पीछे कोकाई लग रहा है, इसका मतलब वो रोग कारक किसका है? थनैला का है। किसका है? थनैला का है। फिर देखिए माइट्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बी कोलाई के द्वारा भी ये फैलता है। माइट्रोकोलस ट्यूबरकुलोसिस बी कोलाई। लेकिन ये नाम आपको वहां पे देखने को मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा। सबसे कम इससे ही फैलता है, कम। सबसे ज्यादा इससे फैलता है भारत में, इससे, और सर्वाधिक फैलता है स्ट्रेप्टोकोकाई जीवाणु से। तो स्ट्रेप्टोकोकाई आ गया मतलब थनैला रोग है। स्टेफिलोकोकाई आ जाए, स्ट्रेप्टोकोकाई। देखिए यहाँ पे स्ट्रेप्टो है, यहाँ पे स्टेफेलो है, लेकिन बात अपने को कोकाई याद रखना है। यहाँ पे स्ट्रेप्टोफिलो सीधा जीवाणु है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ एगे लेगी। ए से क्या है? इंडिया। इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। आई इंडिया से, ई और ए मिलते जुलते दोनों स्वर हैं, तो इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। एंग्लो इंडियन से बना हुआ, जिस प्रकार एग्लो इंडियन, उसी तरह से ए से एगे लेगिए जो है वो भारत में है। और माइट्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है वो बी कोलाई की, इसके ये भी इसी का नाम है। लेकिन आपको जो यहाँ पे याद रखना है, एक तो ये याद रखना है और एक ये दो नाम आपको याद रखने हैं। ये तीनों जो है जीवाणु है जिससे जो है थनैला रोग फैलता है। ट्यूबरकुलोसिस वैसे टीबी में होता है। टीबी देखिए अयन का शीत बोलते हैं इसे, अयन का शीत, तो इसीलिए इसे ट्यूबरकुलोसिस, जो टीबी को भी ट्यूबरकुलोसिस की तरह से, तो इस प्रकार से भी याद है। ट्यूबरकुलोसिस आ जाएगा तो मतलब समझ जाना आपकी ये थनैला से संबंधित है। किससे संबंधित है? थनैला से। तो कोकाई कोकाई शब्द याद रखने और ट्यूबरकुलोसिस, ये दो शब्द तो याद हो जाएंगे। तो इससे याद हो जाएगा आपको इसका रोग कारक। इसकी विशेषताएं पढ़ने से पहले इसकी कुछ थोड़ी सी बेसिक बातें हैं वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। क्या है डिस्कस? थनैला रोग जो है वो फैलता है मादा पशुओं में। मादा पशुओं में भी किससे फैलता है? तो दुधारू पशुओं को फैलता है। दुधारू जो दूध देते हैं इससे। तो इसका एक आपको ये ध्यान रखना है, इसकी विशेषता कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। लिख दूं यहाँ पे? देखिए तो मादा पशुओं में जो दूध देती है उसमें ये ज्यादा फैलता है। दुधारू मादा पशुओं में फैलेगा ये। ठीक है, जो थन होता है जिनके।
ये बीमारी जो है ये गांव की तुलना में शहरों में ज्यादा फैलती है, ज्यादा। तो देखिए ये इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा रोग है जो गांवों की तुलना में शहरों में जो है ज्यादा फैलता है पशुओं में, तो वो है थनैला रोग। क्या है? थनैला। गांवों में कम फैलता है, शहरों में ज्यादा फैलता है। एक इंपॉर्टेंट बात और है यहां पर कि गाय में भैंसों की तुलना में ज्यादा फैलता है। तो जो गाय होती है उसमें ये भैंसों की तुलना में साथियों ज्यादा फैलता है, और शहरों में जो है वो गांवों की तुलना में ज्यादा फैलता है। तो दोनों एक जैसे शब्द हैं, गांवों में कम, शहरों में ज्यादा, भैंस में कम और गायों में ज्यादा फैलता है। अब ये किसमें फैलता है? तो ये ज्यादातर जो फैलता है साथियों दुधारू, दूध देने वाले पशु अपने जहां सबसे ज्यादा जिसका दूध प्रयोग होता है गाय देती है, भैंस का दूध आता है, इसके अलावा साथियों बकरी। तो मोटे रूप से इन तीनों में ही ये ज्यादा फैलता है, गाय, भैंस और बकरी में फैलता है। ये बात हो गई। अब इसको साफ करना पड़ेगा क्योंकि इसमें स्पेस थोड़ा सा कम है और पेज ब्लैंक इसमें रखा नहीं है। चले आगे, साफ करें इसको। देखिए ये जो रोग है थनैला रोग, ब्लू पेन ले लेते हैं। इसमें ये ध्यान रखना, इसमें जो है ये मृत्यु दर जो है वो कम है, मृत्यु दर इसमें कम है, लेकिन आर्थिक नुकसान ज्यादा होता है। आर्थिक नुकसान ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि ये पशुओं के थन से संबंधित है, तो दूध नहीं देगा पशु तो इनडायरेक्टली जो इनकम होगी वो नहीं होगी, तो आर्थिक रूप से घाटा होगा, इसीलिए आर्थिक नुकसान इसमें ज्यादा होता है। थनैला में मृत्यु दर जो है साथियों इसमें कम होती है। और एक बात और ये ध्यान रखनी है, विदेशी जो नस्लें होती हैं, विदेशी पशुओं में ज्यादा फैलता है, जल्दी फैलता है। विदेशी पशुओं में ये जल्दी फैलता है। विदेशी पशुओं में ये जल्दी फैलता है। देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर लिख देते हैं, 10 से 15% जो है ये खुले रूप में फैलता है, खुले रूप में फैलता है। और 50 से लेकर 70% जो है ये बंद रूप से या छुपे रूप में फैलता है, छुपे रूप में। अब बंद और छुपे में कैसे? तो देखिए खुले रूप में तो ये होता है कि पशु के जो अयन होते हैं, जो थन होते हैं, थन कहो एक ही बात है, अयन कहो एक ही बात है। तो पशु के जो अयन है, जो थन है, उसके ऊपर छोटी छोटी गांठें पड़ जाती है। क्या पड़ती है? गांठें, जो अपन बाहर से खड़े खड़े भी देख सकते हैं आंखों से, तो भी अपन अंदाजा लगा सकता है कि इसके थनैला हो रखा है। लेकिन ये पता चलता है सिर्फ 10 से 15% पशुओं में ही ये पता चलता है। बाकी 50 से 70% पशुओं में जो है ये अंदरूनी रूप से फैलता है। शरीर के अंदर जो है अयन जो होते हैं उनके अंदर की तरफ इसमें हल्की हल्की इसमें गांठें बनती हैं, जिससे अपने को देखने के पता नहीं चलता है। इसके लिए अपने को पशु चिकित्सक को बुलाना पड़ता है, तब पता चलता है। तो 10 से 15% ये खुले रूप में फैलता है, 50 से 70% जो है ये बंद रूप या छुपे रूप में ये फैलता है। देखिए जब पशु को थनैला रोग होता है तो इसका जो दूध होगा वो पहले पीलापन लिए होगा। कैसे होगा? पीलापन लिए, फिर पहले पीलापन, फिर जो होगा दूध पहले, तो दूध जो होगा वो पहले कैसा होगा? पीलापन लिए, फिर जो होगा वो लाल होगा। कैसे होगा? लाल। और ये मैंने आपको दूध में भी बताया था कि दूध का रंग अगर लाल है इसका मतलब पशु को बीमारी हो रखी है, और वो बीमारी है थनैला रोग। थनैला रोग से ग्रसित पशु है उसका दूध जो है वो लाल होता है। तो पहले पीला आएगा लेकिन फिर उसका दूध जो है वो लाल हो जाएगा। ये भी आपको साथ में याद रखना है। अब ये जो थनैला रोग है इसकी 3 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? 3। एक है तीव्र थनैला। कौन सा है? तीव्र थनैला। कौन सा है? तीव्र थनैला। फिर है कुछ तीव्र थनैला। कौन सा है? कुछ तीव्र थनैला। कुछ तीव्र थनैला। और एक है लास्ट में दीर्घकालिक थनैला। कौन सा है? दीर्घकालिक
दीर्घकालिक थनैला, दीर्घकालिक थनैला जो है इसकी। और ये सबसे ज्यादा जो थनैला रोग जो है ये कुप्रबंधन से भी फैलता है। कुप्रबंधन का मतलब ये होता है कि पशुशाला है, उसमें कचरा पड़ा है, गीली पशुशाला है, पशु जो ग्वाला है उसके हाथ खराब है, थन को वो ऐसे ही हाथ लगा रहा है, तो उससे भी ये जो है जीवाणु अंदर जा सकते हैं। तो कुप्रबंधन से ये ज्यादा फैलता है। किससे फैलता है? कुप्रबंधन, कुप्रबंधन से फैलता है, कुप्रबंधन से फैलता है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन चलते हैं साथियों आगे। चले देखिए, इसमें ये बीमारी जो होती है वो कभी कभी पूर्व प्रवर्तक कारक से भी फैलती है। पूर्व प्रवर्तक कारक। अब ये पूर्व प्रवर्तक कारक क्या होते हैं? तो पूर्व प्रवर्तक कारक होते हैं जैसे ग्वाले के हाथ गंदे हैं, ठीक है, पशुशाला जो है वो गीली है, क्या है? गीली है, पानी का फैलाव है पशुशाला में। तो ये सब कारण है जिससे भी ये थनैला रोग जो है वो फैलता है। इसे बोलते हैं पूर्व प्रवर्तक कारक। कौन से कारण है? पूर्व प्रवर्तक कारक। तो पूर्व प्रवर्तक जो वर्ड है वो याद रखना है आपको, ठीक है। पूर्व प्रवर्तक जो कारक है ये किस बीमारी में जो है योगदान देता है, किस बीमारी में पूर्व प्रवर्तक कारक का रोल रहता है? तो ये रहता है थनैला रोग में, ठीक है। मतलब जो गवेले के हाथ खराब है, जो बाहरी जो कारक होते हैं वो अपन यहाँ पे मान सकते हैं कि ये बाहरी कारक है। क्या है? बाहरी कारक, बाहरी कारक जो बाहर से जो बैक्टीरिया को शरीर में पशु के भेजता है गंदगी के द्वारा, जिसे कुप्रबंधन भी अपन कहते हैं। यहां पर अपन ने लिखा भी था। देखिए, इसका इलाज वैसे यहाँ पे दे रखा है, लेकिन कभी कभी इसका बाहरी इलाज भी होता है, बाहर से भी कुछ ट्रीटमेंट किया जाता है जिसमें सेक करते हैं। क्या करते हैं? सेक करते हैं। बाहरी इलाज है ये। क्या है? बाहरी इलाज। बाहरी इलाज जो है ये बाहरी इलाज। किसका सेक करते हैं इसमें साथियों? इसमें सेक करते हैं आयोडीन का। किसका सेक करते हैं? आयोडीन का। आयोडीन का इसमें सेक करते हैं। इसके अलावा क्या होता है? नीम की पत्ती का भी करते हैं। गर्म पानी करते हैं, उसमें नीम की पत्ती डालते हैं, नीम की पत्ती से सेकाई करते हैं। नीम की पत्ती से भी करते हैं इसमें सेकाई, ठीक है। तो ये कुछ कारण है जो सेकाई में इसमें काम में ली जाती है। आयोडीन, नीम की पत्ती इसमें काम में ली जाती हैं, ठीक है। ये दोनों एक इसमें और लिख सकते हैं आप, बोरिक एसिड, बोरिक एसिड, बोरिक एसिड इसमें काम में लेते हैं। लिमिनेंट भी होता है, लिमिनेंट। ये सब जो है ये सिकाई करने में काम में लिए जाते हैं। तो पशुओं की सिकाई करने में निम्न में से कौन सा जो वस्तु है जो काम में ली जाती है? आयोडीन है, नीम की पत्ती है, बोरिक एसिड है और लिमिनेंट है। या निम्न में से इनमें से एक कोई भी दूसरा दे देगा, कौन सा काम में नहीं लिया? एक ऑप्शन में आयोडीन दे दिया, एक में बोरिक एसिड दे के, एक में लिमिनेंट दे दिया, और तीसरा कोई भी दूसरा दे दिया, तो उसको बाहर निकालना। ये बाहरी कारक है, इससे भी ट्रीटमेंट होता है। अब चलते हैं अपनी इस क्लास के ऊपर। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर अपन स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। चले देखिए, अन्य नाम तक हो चुका था यहाँ पर कि ये इसके नाम है, रोग कारक हो गया था। विशेषता यहाँ पर चल रहे थे अपन, ये इसकी विशेषताएं हैं। देखिए, केवल मादा पशुओं में होने वाला रोग। ये देखिए, मादा में भी कौन सा? दुधारू पशुओं में ज्यादा होता है, दुधारू, ठीक है। भैंसों की अपेक्षा गायों में अधिक होता है। आर्थिक हानि वाला रोग है। आर्थिक हानि होगी ही, दूध नहीं देगा पशु तो आर्थिक रूप से नुकसान होगा, तो आर्थिक हानि, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यूरोप में इसे ग्रीष्म थनैली भी कहते हैं या फिर ग्रीष्म थनैला भी कहते हैं, ठीक है। ग्रीष्म थनैली या ग्रीष्म थनैला के नाम से जाना जाता है इसी थनैला रोग को यूरोप के अंदर। दूध देने वाली मादाओं में यह रोग ज्यादा होता है। दूध देने वाला मादाओं में रोग ज्यादा होता है, ठीक है। दूध देने वाली जो मादाएं होती है उसमें ये
ज्यादा होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी इसमें कुछ है नहीं। चले आगे। थनैला रोग की चिकित्सा या इनका उपचार देखिए, तो इनकी जो चिकित्सा है, जो उपचार है, वो क्या क्या है। तो इसमें है एंटीसेप्टिक व अल्फा औषधियां देते हैं। इसमें क्या देते हैं? एंटीसेप्टिक व अल्फा औषधि। इसमें कौन सी औषधि देते हैं? तो इसमें जो औषधि देते हैं साथी, वो देते हैं सल्फाडिमिन। कौन सी देते हैं? सल्फाडिमिन। इसको क्या करते हैं? इसका 33.5% का घोल होता है, घोल होता है। उसका 70 से 100 घन सेंटीमीटर अंतशिरा इंजेक्शन देते हैं। अंतशिरा इंजेक्शन देते हैं। क्या देते हैं? अंतशिरा इंजेक्शन देते हैं। ये उसमें भी था, कल अपन ने लंगड़ी पढ़ा था, उसमें भी यही था। और उसके अलावा अपन ने पढ़ा था एंथ्रेक्स, उसमें भी यही दवाई थी जो देते हैं, सल्फाडिमिडीन। उस तीनों में रहे, आज भी है, कल भी थी। सिर्फ इसकी घोल की मात्रा अलग थी। लंगड़ी में तो यही थी, लेकिन वहां पे 30-40 थी और 50 थी। एक तरफ 30 से 40 घन सेमी का देते थे, दूसरी तरफ 50 का गर्दन में। तो ये अंतशिरा गर्दन के अंदर देते हैं 70 से 100 घन सेंटीमीटर की दर से सल्फाडिमिन। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, लगभग ये सब में ही प्रयोग में ली जा रही है। एंटीसेप्टिक और सल्फा जो है वो औषधि है। अब है साथियों प्रतिजीवाणु पदार्थ। प्रतिजीवाणु पदार्थ का मतलब होता है साथियों एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जो दवाई अपन लेते हैं, ठीक है, ताकि एक तो होती है दवाई जिसका इलाज अपन लेते हैं कि बुखार हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए। एक एंटीबायोटिक जो होती है, जितना अपने को बुखार है इससे ज्यादा ना हो जाए, ताकि उसी जगह पे वो रुक जाए और फिर उसका ट्रीटमेंट हो जाए, इसके लिए एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है। तो एंटीबायोटिक बीमारी को आगे बढ़ने से रोकती है, इसके लिए देते हैं। और इसके इलाज के लिए फिर दूसरी औषधि होती है। देखिए इसमें है एम्पिसिलिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टोमाइसिन। इसमें क्या याद रखना, देखिए सबके लास्ट में लीन, सीन, इन आ रहा है। सी देखिए ली इन, तो सब में देखिए पीछे वाले में इन आ रहा है। क्या आ रहा है? इन। एम्पिसिलिन आ रहा है, पेनिसिलिन आ रहा है, इसमें भी इन, इसमें भी इन आ रहा है और इसमें भी इन आ रहा है। तो पीछे जो है इन आ रहा है, इसका मतलब वो सब भी जो प्रतिजीवाणु पदार्थ है, एंटीबायोटिक दवाई है, और ये सब किसमें दी जाती है? ये थनैला में दी जाती है। एम्पिसिलिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेरामाइसिन। और कौन सी है? टेरामाइसिन। तो सबके पीछे क्या आ रहा है? इन आ रहा है। इससे आपको इसका याद हो जाएगा। इसमें एक और याद रख सकते हैं, एरोमाइसिन, आरोमाइसिन, आरोमाइसिन। इसमें भी इन आ रहा है, लेकिन ये एंटीबायोटिक है, ये इंजेक्शन के रूप में देते हैं। 4000 मिलीग्राम एरोमाइसिन, 4000 मिलीग्राम, ये इसका नाम है। और इसका क्या देते हैं? इंजेक्शन देते हैं। इंजेक्शन, इंजेक्शन कहाँ देते हैं? अंतशिरा में देते हैं। कहाँ देते हैं? अंतशिरा में जो है इसका इंजेक्शन देते हैं। तो ये इंजेक्शन भी जो है अपन देते हैं, एरोमाइसिन। इसके भी पीछे इन आ रहा है, तो इससे याद रख सकते हैं, लेकिन ये इंजेक्शन के रूप में प्रयोग लिया जाता है। एरोमाइसिन 4000 मिलीग्राम नाम से आता है और इसका अंतशिरा में इंजेक्शन देते हैं। तो साथ में ये भी अपने को याद रखना है। लेकिन ये अंतशिरा में जो देते हैं, ये थन में देते हैं। कहाँ देते हैं? थन में जो अलग नसें होती है, छोटी छोटी अंतशिराएं होती है, उसमें ये दिया जाता है। ठीक है, तो थन में इसका इंजेक्शन देते हैं। और एक बात ध्यान रखना, ये प्रतिजीवाणु की एंटीबायोटिक जो दवाई होती है, एंटीबायोटिक दवाई जब देते हैं तो 5 से 7 दिन दूध नहीं निकालना चाहिए। दूध नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि पशु किससे पीड़ित है? थनैला रोग से। दूध जो है वो मनुष्य के लिए भी हानिकारक होगा, बीमारी जनित पशु है, उसे बीमारी हो रखी है, तो मनुष्य पिएगा, उसके शरीर के ऊपर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए जब तक वो ठीक ना हो जाए तब तक एंटीबायोटिक जो दी जा रही है वो 5 से 7 दिन तक उसका जो दूध है हमें नहीं निकालना चाहिए। बीमारी फैलने का भी डर रहता है, और पशु के जो है बीमारी है जितनी हो रखी है उससे ज्यादा होने की भी यहाँ पे संभावना रहती है। जब तक ये प्रतिजैविक दवाई देती है तब तक 5 से 7 दिन तक जो है पशुओं का दूध हमें नहीं निकालना इसमें चाहिए। देखिए इसमें इसके अलावा है पेटेंट औषधियां, तो टेरामाइसिन और लेनिसिलिन, सबके पीछे इन आ रहा है। इसका मतलब आप समझ जाना कि ये सारी जो दवाई है, चाहे वो प्रतिजैविक है या पेटेंट औषधियां है, वो दी जाती है थनैला रोग में। इसके रोकथाम में एक वैक्सीन दी जाती है, ये इंपोर्टेंट है, मस्तिवैक। कौन सी है?
मस्ती वैक्स से मतलब है वैक्सीन, क्या है, मस्ती वैक्सीन। तो मस्ती वैक्सीन जो है वो थनैला रोग में दी जाती है। ये कहां पर देते हैं, ये थन में दी जाती है। कहां पे देते हैं, थन में ये दी जाती है। एक उसमें और देते हैं INB, INB, मी एंड बेकर नाम से ये दवाई आती है। ये भी जो है पशु में थनैला में दी जाती है, INB या फिर मी एंड बेकर नाम से, MNB नाम से आती है, ठीक है। MNB, मी में M आएगा, मी एंड बेकर है तो बेकर में क्या आएगा, यहाँ पर बी तो है ही है, यहाँ पे M आएगा। तो MNB या फिर मी एंड बेकर नाम से ये भी एक इंजेक्शन देते हैं जो अंतःशिरा में देते हैं। कहाँ देते हैं, अंतःशिरा। तो इसमें ये याद रखना, मस्ती वैक्सीन देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, तो इसमें देते हैं, सॉरी ये दवाई है, इंजेक्शन है, ये देते हैं साथ MNB नाम से आता है। MNB इसे ही मी एंड बेकर नाम से भी जाना जाता है, अंतःशिरा में ये दिया जाता है। चले आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार इसका। अब है साथियों अपना दूसरा रोग है गलघोटू रोग। कौन सा है, गलघोटू। गलघोटू मतलब ये गले के ऊपर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है, पशुओं के गले में सूजन आ जाती है, इसीलिए इसमें इसका नाम रखा गया गलघोटू, यानी गले को घोटने वाला। इसके अन्य नाम देख लेते हैं एक बार, गुड़का, घोटुआ, नाविक ज्वर, गुरखा, HS का मतलब, HS का मतलब साथियों हेमोरेजिक सेप्टिमिया। क्या नाम है, हेमोरेजिक सेप्टिमिया। ये गलघोटू को ही इंग्लिश में इस नाम से जाना जाता है, हेमोरेजिक सेप्टिमिया। ये जो है साथियों ये वर्षा ऋतु से शुरू होता है। ये बीमारी कब से स्टार्ट होती है, वर्षा ऋतु में इसका प्रकोप शुरू होता है, वर्षा ऋतु से, वर्षा ऋतु में शुरू होता है। वर्षा ऋतु में जो है ये गलघोटू जो रोग है ये वर्षा ऋतु में साथियों शुरू होता है। इसमें मृत्यु दर ज्यादा होती है साथियों, ये ध्यान रखना। मृत्यु दर इसमें कितनी होती है, लगभग इसमें 80 से लेकर 94% जो पशु जो है वो मरता है, मतलब इसमें मृत्यु दर ज्यादा होती है। 80 से लेकर 94% तक इसमें मृत्यु दर जो है वो पाई जाती है। वर्षा ऋतु में ये साथियों जो है वो ज्यादा फैलता है, वर्षा ऋतु में ये ज्यादा फैलता है। और एक बात इसमें और ध्यान रखना कि ये किसमें फैलता है, ये कम आयु के पशु में, कम आयु के जो पशु है उसमें ये ज्यादा फैलता है। कम आयु के जो पशु होते हैं उसमें ये जो है बीमारी गलघोटू जो है वो ज्यादा फैलती है। वर्षा ऋतु में शुरू होती है, इसका प्रकोप 12 महीने होते हैं, लेकिन वर्षा ऋतु में इसका शुरू होती है, इसमें ही इसका प्रकोप भी ज्यादा होता है। मृत्यु दर में इसमें अच्छी खासी रहती है, 80 से 94% रहती है। और कम आयु के जो पशु होते हैं इसमें ये ज्यादा फैलती है। ये इसके कुछ नाम है। अब इसका रोग कारक किसकी वजह से ये फैलता, तो इसका रोग कारक है साथियों पाचुरेला बोविसेप्टिका। क्या नाम है, पाचुरेला बोविसेप्टिका। ये है साथियों गाय में, किसमें है, गाय में ये फैलता है पाचुरेला बोविसेप्टिका, और भैंस में ये फैलता है पाचुरेला बुबेली सेप्टिका। क्या नाम है, बुबेली सेप्टिका। देखिए गाय का बॉटनिकल नाम क्या था, बॉस इंडिकस। क्या नाम था, बॉस इंडिकस। और या बी इंडिकस था, तो बी से ही बना है, बॉस से बोव, बॉस बोव दोनों एक जैसे शब्द हैं। उसका नाम था बॉस इंडिकस, तो बॉस से बोव एक जैसे, इसका मतलब ये गाय में। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या पढ़ा था अपन ने, बुबेलस बुबेलिस पढ़ा था, तो बुबेलस, तो देखिए बुबेली, तो बुबेलस 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 बुबेलिस, तो बुबेलस बुबेलिस से मिलता जुलता ही है, तो इससे आपको याद हो जाएगा। तो बॉस बोव आ रहा है मतलब गाय में, बुबेली आ रहा है मतलब बुबेलस बुबेलिस, इसका मतलब ये भैंस में। ये किसमें, भैंस में। तो इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। रोग कारक इंपोर्टेंट साथियों रहेगा, ये सब में ही इंपोर्टेंट रहेगा। देखिए इसका रोकथाम देखिए, गलघोटू कंपोजिट बाथ वैक्सीन इसमें दी जाती है। कौन सी देते हैं, गलघोटू कंपोजिट बाथ वैक्सीन जो है वो इसमें दी जाती है। गलघोटू कंपोजिट बाथ वैक्सीन इसमें देते हैं, गलघोटू बाथ वैक्सीन। अब देखिए ये गलघोटू कंपोजिट बाथ वैक्सीन देते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी रहेगा। अगर पशु का वजन 175 तक है तो इसकी मात्रा देते हैं 5 घन सेमी, ठीक है। अगर पशु का वजन जो है वो
175 से ज्यादा है तो इसकी मात्रा देते हैं 10 घन सेंटीमीटर। ये अंतःशिरा में इसका इंजेक्शन लगता है। तो गल घोटू कंपोजिट बाथ वैक्सीन जो है वो कितनी मात्रा में देते हैं, तो जिसका भी वजन 175 से कम है उसमें 5 का देंगे। 175 से अगर ज्यादा वजन है पशु का तो इसकी मात्रा भी बढ़ जाएगी, 10 घन सेमी के हिसाब से ये दिया जाता है। ये भी आपको इसमें ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसमें और देते हैं एंटी गल घोटू वैक्सीन भी इसमें देते हैं, जो 100 से 150 घन सेमी की मात्रा में देते हैं। इसमें कौन सी वैक्सीन देते हैं, तो एंटी गल घोटू वैक्सीन भी इसमें दी जाती है। तो ये दोनों देखिए, गल घोटू कंपोजिट बाथ वैक्सीन इतनी मात्रा में देते हैं, एंटी गल घोटू एक वैक्सीन आती है वो भी इसमें देते हैं, 100 से 150 घन सेमी की मात्रा में ये दी जाती हैं। ये भी साथ में आपको ध्यान रखना है। इसे एंटी सीरम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी सीरम। एंटी सीरम के नाम से भी इसे, कभी कभी इसमें क्या होता है कि इसमें जो है पोटास, क्या होता है, पोटास या फिर कार्बोलिक अम्ल, क्या होता है, कार्बोलिक अम्ल, पोटास या फिर कार्बोलिक अम्ल जो है 100 से 200 ग्राम प्रति लीटर पानी में पिलाते हैं। ये भी इसमें उपचार किया जाता है। पोटाश, या तो पोटाश लेना है, पोटाश नहीं है तो कार्बोलिक अम्ल लेना है। कितना लेना है, 100 से 200 ग्राम लेना है, 1 लीटर पानी में इसको मिलाना है, फिर पशुओं को इसको जो है वो पिलाया जाता है। तो इससे भी पशुओं को उपचार के रूप में फायदा होता है। अब देखिए इसके, एक बार इसको साफ कर लेते हैं, साफ कर ले, विशेषता देख लेते हैं। ये विशेषकर काले धन में अधिक होता है। काले धन से यहां मतलब है साथियों भैंस, काले धन से मतलब है भैंस। किसमें ज्यादा होता है, देखिए इससे पहले अपन ने पढ़ा था थनैला रोग पढ़ा है, वो किसमें ज्यादा होता है, थनैला रोग जो है वो भैंसों की तुलना में गायों में ज्यादा होता है। उसका यहाँ पर क्रॉस है, उल्टा हो रहा है। देखिए यहाँ पर काले धन में ज्यादा है, काले धन से यहाँ पर मतलब है साथियों भैंस में ज्यादा हो रहा है। तो गल घोटू जो है वो भैंस में ज्यादा होता है और थनैला जो है वो गाय में ज्यादा होता है। तो ये विशेषकर काले धन यानी कि भैंस में ज्यादा होता है। इस रोग के जीवाणु को सर्वप्रथम बॉलिंगर और कीट ने जो है देखा था। और कहां पर देखा था, तो यूरोप में देखा था। बॉलिंगर और कीट ने इस रोग के जीवाणु को सर्वप्रथम देखा था। कहां पर देखा था साथियों, तो ये भी ध्यान रखना है, यूरोप में देखा था। कहां पर देखा था, यूरोप में। कहां पर देखा था, यूरोप में। तो बॉलिंगर और कीट याद हो जाएगा, 1878 में शायद देखा था, यहां पर 1885 में इसने देखा था। दोनों ने अलग अलग सन में इसे देखा था, यूरोप में इसे देखा था सर्वप्रथम। देखिए इसके कुछ लक्षण है, तो इसके 3 इसकी अवस्थाएं हैं। सबसे पहले तीव्र रक्तपूतित, फिर शोध अवस्था और तीसरी है अंश अवस्था। तीव्र रक्तपूतित अवस्था, इसमें क्या होता है, इसमें 104 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान होता है। 6 से 8 घंटे में जो पशु है वो मर जाता है। शोध अवस्था, इसमें 12 से 36 घंटे में दम घुटने उसकी मृत्यु हो जाती है। गले में सूजन होती है, दम घुटता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। ये सबसे लास्ट अंत ऐसे अवस्था, तो ये पहले आनी चाहिए, अंश अवस्था, फिर शोध और सबसे लास्ट में तीव्र रक्तपूतित अवस्था। लेकिन इन सब की बीमारी है वो सबसे ज्यादा वाली पहले दे रखी है, फिर उससे मीडियम और सबसे कम वाली जो है वो लास्ट में दे रखी है, और ऐसे ही अपने को पढ़ना है। अंश अवस्था देखिए, निमोनिया के लक्षण, सांस गहरी और 1 से 7 दिन में मृत्यु होती है। इसीलिए देखिए इसमें टाइम से होती है, इसमें थोड़ा कम टाइम लगता है, इसमें बिल्कुल कम टाइम, 6 से 8 घंटे में मृत्यु हो जाती है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इससे ज्यादा इसमें कुछ है भी नहीं। चले चले आगे। फिड़किया रोग, कौन सा है, फिड़किया रोग। क्या है, फिड़किया रोग। ये बकरी और भेड़ में ज्यादा होता है, ये ध्यान रखना है। ये बकरी और सब में होता है, लेकिन बकरी और भेड़ में ये ज्यादा होता है।
देखिए इसके अन्य नाम है फड़किया, फड़किया, फड़किया भी लिखते हैं इसको, फड़किया। ठीक है, तो फिड़किया हो, फड़किया हो, फड़किया हो या मतलब सबके लास्ट में किया आ रहा है। क्या आ रहा है? किया, किया, किया और किया। और इंटरटॉक्सीमिया इसका इंग्लिश में नाम है। क्या नाम है? इंटरटॉक्सीमिया। और इसकी वैक्सीन का भी यही नाम है। ईटी का टीका लगता है। कौन सा टीका लगता है? ईटी का इसमें टीका लगता है। तो ईटी का मतलब वही है, ईटी का फुल फॉर्म पूछ ले टीके का तो एंटरटॉक्सीमिया, इंटरटॉक्सीमिया। उपनाम इसे अधिक खाने वाला रोग भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। तो अधिक खाने वाला रोग किसे कहते हैं? तो फिड़किया। ये ज्यादा पशु जब चारा खा लेता है तो अपच होता है। ज्यादा पशु कब खाता है? तो ये बीमारी जो है साथियों, जब सरसों की फसल जो है कटती है उस समय ये ज्यादा फैलती है। मतलब मार्च अप्रैल में ये ज्यादा प्रकोप होता है। मार्च अप्रैल में ज्यादा फैलता है। मार्च अप्रैल में ज्यादा प्रकोप, मार्च अप्रैल में ज्यादा प्रकोप होता है जब सरसों की कटाई होती है। सरसों की कटाई होने पर, तो जब सरसों कटती है उस समय ये फिड़किया ज्यादा फैलता है। ज्यादा ये भेड़ बकरी में फैलता है क्योंकि वो चरते रहते हैं, ज्यादा खा लेते हैं, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा, तो अपच हो जाता है। अपच से ही ये बीमारी फैलती है, फिड़किया। और वैसे एक बीमारी और है जो अपच है, आफरा आता है। ज्यादा खाने से क्या होता है? आफरा, वो अलग है। देखिए, और इसका कारक कौन सा है? तो इसका कारक है क्लोस्ट्रीडियम बेल्सियाई टाइप डी। क्या नाम है? क्लोस्ट्रीडियम बेल्सियाई टाइप डी, क्लोस्ट्रीडियम बेल्सियाई टाइप डी, ये इसका कारक है। तो रोग कारक तो याद रखना ही पड़ेगा। इसमें कौन कौन से लक्षण है? देखिए, पेट दर्द होता है, गैस बनता है और बदबूदार दस्त लगते हैं। कमर जो है वो धनुषाकार हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट, कमर कैसे हो जाती है? धनुषाकार हो जाती है। भैंसों में अधिक होता है ये, वैसे भैंसों में भी ये अधिक होता है, लेकिन ये बकरी और भेड़ में भी जो है वो ज्यादा होता है। भैंस में यहाँ पर लिख देते हैं, भैंसों में अधिक। तो आपको याद क्या रखे? भैंसों में एक तो ये भी ज्यादा हो रही है, कौन सी? फिड़किया। एक और बीमारी थी जो भैंसों में ज्यादा हो रही, इससे अपन आगे बढ़ी थी, कौन सी थी? थनेला। किसमें ज्यादा हो रहा था? थनेला हो रहा था साथियों, गाय में ज्यादा हो रहा था, गाय में ज्यादा हो रहा था। इसके अलावा गल घोटू, गल घोटू भी भैंसों में था। गल घोटू, तो गल घोटू भी किसमें था? भैंस में। तो इससे ही आपको याद रखना है कि फिड़किया भी भैंस में सबसे ज्यादा होता है, गल घोटू भी भैंस में होता है और थनेला सबसे ज्यादा गाय में होता है। देखिए इसका उपचार देख लेते हैं। तो 50 मिलीग्राम मतलब 2 दाने के बराबर होते हैं। 50 मिलीग्राम के इसमें 2 दाने आते हैं। किसके? लाल दवा पे, जिसे लाल दवा को बोलते हैं KMNO3। ये वाई नहीं है, 3। ठीक है, 125 मिलीमीटर पानी में इसको मिलाकर जो है इसे पिलाया जाता है। पानी में इसे मिलाते हैं, फिर उस पशु को पिलाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए टीका लगता है, ईटी का टीका लगता है। क्या टीका लगता है? ईटी। ईटी का नाम है साथियों एंटरटॉक्सीमिया। क्या नाम है? एंटरटॉक्सीमिया, टॉक्सीमिया, एंटरटॉक्सीमिया, एंटरटॉक्सीमिया का इसमें टीका लगता है। तो ईटी का शॉर्ट में कभी पूरा नाम भी पूछ ले तो एंटरटॉक्सीमिया, यानी कि एंटरटॉक्सीमिया का इसमें टीका लगता है। कब लगता है? फरवरी मार्च में लगता है। और मार्च और अप्रैल में ही ये ज्यादा फैलता है। फरवरी मार्च में ये ज्यादा फैलता है। जब सरसों की कटाई होती है तब पशु जो है खुले घूमते रहते हैं, ज्यादा चरण कर लेते हैं वो, तो इससे भी ये बीमारी फैलती है। तो ज्यादा खाने से होता है, इसीलिए इसका उपनाम दिया गया है। कौन सी बीमारी ज्यादा खाने से होती है? तो फड़किया या फड़किया नाम जो है वो। और इसका इंग्लिश नाम भी याद रखना है एंटरटॉक्सीमिया, इंग्लिश नाम भी एंटरटॉक्सीमिया। और इसकी वैक्सीन जो है उसका नाम भी है एंटरटॉक्सीमिया। इसमें एक लक्षण आप और लिख सकते हैं, पशु जो होता है क्या होता है? पशु बार बार पेट को देखता है, क्योंकि पेट दर्द होता है तो पेट को देखता है। पशु बार बार पेट को देखता है, वह पेट पर लात मारता है। क्या मारता है? लात मारता है। बार बार पेट को देखता है क्योंकि पेट फूल जाता है, तो इसीलिए वो बार बार पेट को देखता है और पेट के ऊपर वो लात मारता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। जीवाणु जनित रोग ये 5 ही थे। कि किससे याद रखा था आपको पता है कि जीवाणु जनित रोग कौन से हैं? तो देखिए एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स की फड़ गलत है। एंथ्रेक्स की फड़ गलत है। मतलब एक तो हो गया एंथ्रेक्स, फड़ से हो गया फड़किया, ग से हो गया गल घोटू, जो आज अपन ने पढ़ा गल घोटू, लंगड़ी, थ से हो गया थनेला।
तो इसका मतलब देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 और ये 5, ये पांचों बीमारी है जो किससे होती है, जीवाणु से यानी बैक्टीरिया से। ये लगभग अपन ने पूरी पढ़ ली है। अब अपन कल स्टार्ट करेंगे साथियों अपना विषाणु जनित बीमारी जो वायरस से होती है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।